नमस्कार विद्यार्थियों, मैं हेमंत स्वामी हिंदी की ऑनलाइन कक्षा में फिर आपके समक्ष उपस्थित हूँ। आज हमारा अध्ययन का विषय है कक्षा 9 की हिंदी पाठ्य पुस्तिका क्षितिज प्रथम का अध्याय है ग्रामश्री। इसके कवि हैं सुमित्रानंदन पंत। तो इसकी एक व्याख्या हम पूर्व के वीडियो में पढ़ चुके हैं, जिसका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। अब आगे की शेष व्याख्या का अध्ययन करते हैं। देखिए, अब रजत स्वर्ण मंजरियों से लद गई आम्र तरु की डाली, झर रहे ढाक पीपल के दल, हो उठी कोकिला मतवाली। महके कटहल मुकुलित जामुन, जंगल में झरबेरी झूली, फूले आड़ू नींबू दाढ़िम, आलू गोभी बैंगन मूली। तो रजत होता है चांदी, स्वर्ण सोना, मंजरियाँ होता है आम की जो बोर होते हैं, अर्थात उसके जो फूल होते हैं उनके लिए कहा गया है। और आम्र आम होता है आम के पेड़ की डाली, आम्र तरु की डाली। झर रहे ढाक के पत्ते, और पीपल के दल, पीपल का समूह, पीपल के और ढाक के पत्ते। मतवाली मतलब मस्ती में झूमने वाली। कटहल की महकना, सुगंध महकना। और मुकुलित होता है आधे पके हुए, आधे कच्चे आधे पके हुए जामुन। झरबेरी आप जानते ही हो, जो जिस पर बेर लगते हैं, झाड़ी, बेर की झाड़ी। झूली अर्थात बेरों से वो लद गई है, झूलने लगी है। तो ये फल फूल बताए हैं। आड़ू नींबू, दाढ़िम होता है अनार, आलू गोभी बैंगन और मूली। तो इसका पूर्ण भावार्थ जानते हैं कि अब रजत स्वर्ण मंजरियों से लद गई आम्र तरु की डाली। कवि ने ग्रामश्री कविता की इन पंक्तियों में बसंत ऋतु का बड़ा ही सुंदर मार्मिक वर्णन प्रस्तुत किया है। यहाँ कवि कहता है कि आम के पेड़ों की डालियां सुनहरी और चांदनी रंग की हैं, और आम की बोर कलियों से लद चुकी हैं। तो वो आम के पेड़ों की डालियां चांदनी और सुनहरी आम की बोर से लद गई हैं, अर्थात आम की कलियों से लद गई हैं, जिनका रंग स्वर्णिम और रजत के समान बताया गया है, चांदी के समान बताया है। पतझड़ के कारण ढाक और पीपल के पेड़ की पत्तियां भी झड़ रही हैं। इन सब से कोयल मतवाली होकर मधुर संगीत सुना रही है। पूरे वातावरण में कटहल की महक को महसूस किया जा सकता है, और आधे पके या कह सकते हैं कि आधे कच्चे जामुन तो देखते ही बनते हैं, अर्थात वो भी अत्यंत सुंदर लग रहे हैं और उनकी भी महक फैली हुई है। झरबेरी बेरों से लद चुकी है। खेतों में कई तरह के फल एवं सब्जियां उग चुकी हैं, जैसे आड़ू नींबू दाढ़िम या अनार, आलू गोभी बैंगन मूली इत्यादि। तो इसमें यहाँ शिल्प सौंदर्य की चर्चा करें तो शिल्प सौंदर्य में वही सब आएगा जो मैं पूर्व में आपको बता चुका हूँ। भाषा यहाँ तत्सम युक्त खड़ी बोली हिंदी है। शैली यहाँ वर्णनात्मक है, और छंद यहाँ कोई है नहीं, छंद मुक्त रचना है। गुण यहाँ माधुर्य है, और रीति वैधर्भी है। शब्द शक्ति यहाँ अभिधा और लक्षण दोनों ही है। अलंकार कोई खास है नहीं, अनुप्रास अलंकार है। बाकी आगे देखते हैं। सभी में यही रहेगा कॉमन ही, इसलिए मैंने शिल्प सौंदर्य हर पद में ऐड नहीं किया है। पीले मीठे अमरूदों में अब लाल लाल चित्तियां पड़ी, पक गए सुनहले मधुर बेर, अमली से तरु की डाल जड़ी, लह लह पालक मह मह धनिया, लौकी ओ सेम फली फैली, मखमली टमाटर हुए लाल, मिर्चों की बड़ी हरी थैली।
तो पीले मीठे अमरूदों में अब लाल चित्तियाँ पड़ गई हैं, अर्थात वो पक गए हैं। और बेर भी पककर सुनहरे और मधुर मीठे हो गए हैं। आंवले की डाली पूरी तरह से फलों से, आंवले से लद चुकी है। जैसे कि एक कोई भी गहने में नग्न रत्न जड़े जाते हैं, नगीने जड़े जाते हैं, उसी प्रकार से पेड़ पर ये आंवले जड़ी हुई है। लह लह पालक, पालक लहरा रही है। मह मह धनिया, धनिया महक रहा है। लौकी और सेम फली, लौकी और सेम फली की जो लताएं हैं वो फैली हुई हैं। मखमली टमाटर हुए लाल, टमाटर लाल होकर धरती पर फैल गए हैं, जो मखमल के समान प्रतीत हो रही है। मिर्चों की बड़ी हरी थैली, और मिर्च भी क्या है कि लंबी लंबी हरी थैली के समान प्रतीत हो रही हैं। भावार्थपूर्ण भावार्थ देख लेते हैं इसका। बसंत ऋतु होने के कारण अमरूद के पेड़ों पर फल पक चुके हैं और उन पर लाल निशान भी दिखाई दे रहे हैं। ये सब बात का संकेत है कि अमरूद मीठे हो चुके हैं। बेर भी पककर सुनहरे रंग के हो गए हैं। आंवले के फल से पूरी डाल ऐसी लदी हुई है जैसे किसी गहने में मोती जड़ दिए हों। पालक पूरे खेत में लहला रहा है और धनिये की सुगंध तो पूरे वातावरण में फैली हुई है। लौकी और सेम की फली की जो लताएं हैं वो पूरे खेत में फैली हुई है। टमाटर पककर लाल हो चुके हैं, मानो जैसे जमीन पर मखमल बिछा हुआ है। टमाटर लाल पके हुए टमाटर फैले हुए हैं तो उन्हें देखकर ऐसा लग रहा है कि जैसे जमीन पर मखमल बिछा रखा हो, लाल रंग का। पेड़ों पर लगी हरी मिर्चों के गुच्छे किसी हरी थैली की तरह ही प्रतीत हो रहे हैं। तो यहाँ अंतिम पंक्ति में इसमें मिर्चों की बड़ी हरी थैली और मखमली टमाटर हुई है लाल, उत्प्रेक्ष अलंकार है। और लाल लाल में पुनरुक्ति प्रकाश अलंकार है। बाकी सब सेम है। आगे देखो। बालू के सांपों से अंकित गंगा की सतरंगी रेती, सुंदर लगती सरपट छाई तट पर तरबूजों की खेती। अंगुली की कंघी से बगुले कलंगी संवारते हैं कोई, तिरते जल में सुरखाब पुलिन पर मग रोटी रहती सोई। तो यहाँ प्रथम पंक्ति में भी उत्प्रेक्ष अलंकार है कि टेढ़ी मेढ़ी बालू पर जो टेढ़ी मेढ़ी रेखाएं बनी हुई हैं उस पर सूर्य की किरणें पड़ने से, गंगा के तट पर जो बालू मिट्टी की टेढ़ी मेढ़ी रेखाएं बनी हुई हैं उस पर सूर्य की रोशनी पड़ने से वो सतरंगिनी प्रतीत हो रही हैं। तो ऐसा प्रतीत हो रहा है कि वो किसी सांपों से अंकित किया गया हो, जैसे कोई वहाँ सांप चल कर गया हो। तो उत्प्रेक्षा है। सुंदर लगती सरपट छाई, सरपट मतलब दूर तक फैली हुई। तट पर तरबूजों की खेती, तो तरबूजों की खेती दूर तक फैली हुई है जो अत्यंत सुंदर लग रही है। अंगुली की कंघी से बगुले कलंगी संवारते हैं कोई, तो बगुले भी अपने पंजे से, अंगुली से कलंगी को संवार रहे हैं, तैयार हो रहे हैं, श्रृंगार कर रहे हैं। तिरते जल में सुरखाब, कि जल में सुरखाब ये चकवा पक्षी तैर रहे हैं। पुलिन पर मगरैठी थी, और मगरैठी एक पक्षी होता है चिड़िया के जैसे ही, वह सोया हुआ है। भावार्थ देखते हैं। ग्राम श्री कविता की प्रस्तुत पंक्तियों में गंगा तट के सौंदर्य का वर्णन किया गया है। कवि सुमित्रानंदन पंत जी के अनुसार गंगा के किनारे रेत टेढ़ी मेढ़ी कुछ इस तरह फैली हुई है जैसे कोई सांप बालू पर अपने निशान छोड़ कर गया हो, और उस रेत पर पड़ती सूर्य की किरणें रंग बिरंगी नजर आ रही हैं। गंगा के तट पर दूर तक फैली तरबूजों की खेती बहुत ही सुंदर दिखाई पड़ रही है, और गंगा के तट पर शिकार करते बगुले अपने पंजों से कलंगी को ऐसे संवार रहे हैं मानो वो कंघी कर रहे हों। तो यहाँ मानव की तरह ही बताया गया है कि जैसे मानव कंघी करता है उसी प्रकार से बगुला भी अपने पंजों से कलंगी को संवार रहा है।
सुरखाब या चक्रवाक या कह सकते हैं चकवा पक्षी जल में तैर रहे हैं और मगरैठी पक्षी आराम से सोए हुए हैं। तो मगरैठी चिड़िया होती है जो उत्तरी भारत में पाई जाती है। यहाँ उत्तरी भारत के किसी गांव का वर्णन किया गया है। अंतिम काव्यांश है इसका। हसमुख हरियाली हिम आतप सुख से अलसाए से सोए, भीगी अंधियाली में निशी की तारक स्वप्नों में से खोए। मरकत डिब्बे सा खुला ग्राम जिस पर नीलम नभ आच्छादन, निरुपम हिमांत में स्निग्ध शांत, निज शोभा से हरता जनमन। तो हसमुख हरियाली, हसमुख मतलब हंसता हुआ मुख, और हिम का शाब्दिक अर्थ होता है बर्फ, लेकिन यहाँ हिम का अर्थ है शीत ऋतु, शरद ऋतु, और आतप होता है धूप, सर्दी की धूप। हिमातप से तात्पर्य है सर्दी की धूप। सुख से अलसाए सोए, अलसाए हुए आलस्य से घिरे हुए, सोए सोए हुए, भीगी भीगा हुआ, अंधियाली अंधेरे में, निशी निशा अर्थात रात्रि की, तारक का अर्थ होता है तारे, मरकत डिब्बे, मरकत डिब्बा होता है रत्न, मरकत के डिब्बे के समान। तो यहाँ उपमालंकार है इसमें, अर्थात गांव मरकत के डिब्बे के समान खुला हुआ है, रत्न के समान चमक रहा है। जिस पर नीलम नीला, नभ आकाश, आच्छादन मतलब फैला हुआ छाया हुआ, निरुपम जिसकी कोई उपमा न हो, अनुपम, हिमांत, हिमांत जैसे हमने ऊपर हिम का अर्थ बर्फ न लेकर शीत ऋतु पढ़ा था, तो यहाँ हिमांत का अर्थ होगा कि शीत ऋतु का अंत, अर्थात शीत ऋतु के अंतिम दिन। स्निग्ध शांत, सुंदर और शांत, निज अपनी शोभा सुंदरता से हरता आकर्षित होता जनमन प्रत्येक व्यक्ति। तो यहाँ इसका भावार्थ देखते हैं। ग्राम श्री कविता की अंतिम पंक्तियों में कवि ने गांव की हरियाली, शांति एवं प्राकृतिक सौंदर्य का बड़ा ही सरल वर्णन किया है। उनके अनुसार सर्दी की धूप में जब सूर्य की किरणें खेतों की हरियाली पर पड़ती हैं तो वो ऐसे चमकती हैं मानो वो खुशी से झूम रही हों। कवि को ये दोनों आलस्य से भरे हुए प्रतीत होते हैं। सर्दी की रातें ओस के कारण भीगी हुई जान पड़ती हैं, कि सर्दी की रात्रि में ओस पड़ती है तो ऐसे प्रतीत होता है कि जैसे वो भीगी हुई हो, जिनमें तारे मानो किसी सपने में खोए हुए हों। तो इस वातावरण में पूरा गांव किसी रत्न की तरह लग रहा है, मरकत के डिब्बे की तरह, रत्न की तरह, जिसे आकाश ने नीले रंग की चादर ओढ़ा रखी है। तो गांव को रत्न के समान बताया है और पूरे आच्छादित नीले आकाश को एक चादर के समान बताया है कि उस रत्न रूपी गांव को नीले आकाश रूपी चादर ने ढका हुआ है। इस प्रकार शरद ऋतु के अंतिम कुछ दिनों में हिमांत में गांव के वातावरण में अनुपम शांति, अनुपम व सुंदर शांति की अनुभूति हो रही है, जिससे गांव के सभी लोग बहुत प्रभावित हैं। तो ये हमारा पार्ट 2 पूर्ण होता है व्याख्या का। तो 2 भागों में हमने इसकी व्याख्या का अध्ययन कर लिया है। अब अगले भाग में इसके प्रश्नोत्तर हल करते हैं। धन्यवाद।